अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की कहानी ख़त्म हो गई है या क्या इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अंधेरे में है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बनी, पूरी जो एक स्ट्रगल रही, जदोजहद रही खान साहब के साथ, और करीब तरीन रहने वाले लोग 9 मई के वाक़े के बाद उनको छोड़कर जा रहे हैं। एक एक करके बिखर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि शायद इस वक्त सबको ये नज़र आ रहा है कि खान साहब के साथ रहना उनके अपने लिए मुश्किलात को दावत देने के मुतरादिफ है, और उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेना या शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, उनको बहुत सारे मसाइल और कई जो झंझट हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि खान साहब से कोई माने या ना माने, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, उनके अपने सपोर्टर्स भी शायद ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से बहुत सारी गलतियाँ इस सारे प्रोसेस के दौरान हुई हैं, जिन्हें वो ख़ुद तो भुगत रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके कारकुनान को, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी खान साहब की गलतियां भुगतना पड़ रही हैं। क्योंकि 22 साल की पूरी 24-25 साल की जो स्ट्रगल थी, जो जिद्दोजहद थी, उसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इमारत बनाई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो रही है। अब ज़रा आते हैं कि इमरान खान साहब से गलतियां कहाँ पर हुई। आपको याद होगा नाज़रीन, अप्रैल 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद आई तो इमरान खान साहब का एक पूरा बयानिया था। अमरीका और अस्करी साजिश का उसे उन्होंने शाखसाना करार दिया, पूरे जलसे जुलूसों में पूरा एक बयानिया बिल्ड किया, और नो डाउट कि उस बयानिए ने अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, और एक वक्त ऐसा था कि इमरान खान साहब मकबूलियत की पीक पर आ गए थे। कासिम सूरी से गैर आइनी ज़ाहिर रूलिंग दी उन्होंने, फिर वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिगड़ी, ज़ाहिर अदालत का एक फ़ैसला आया तो हमने देखा कि कौमी असम्बली उन्होंने से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गई जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया। 342 के ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 172 वोट दरकार थे और शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर कामयाब हुए। ये तो था तहरीक अदम एतमाद का सिनेरियो, जिस पर ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा पूरा एक बयानिया था खान साहब का, पूरा एक नैरेटिव था, अमरीकी साजिश थी, जो भी था, जो कुछ भी था इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसने जो किया गलत था, सही था, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ ये एक आईनी कानूनी प्रोसेस था जिसके तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को जल्दा किया गया। हैविंग सेड दैट कि उसके अंदर क्या क्या साजिशें हुई, किसने क्या रोल प्ले किया। अब नाज़रीन, एक लम्हे के लिए ज़रा आंखें बंद करें और तसव्वुर कीजिए कि जब तहरीक अदम एतमाद आई उसके बाद खान साहब ज़रा तहम्मुल से काम ले लेते, मुशावरत से काम ले लेते, तो आज सिनेरियो किस हद तक मुख्तलिफ हो सकता था। एक तगड़ी तवाना अपोजिशन होती और मामूली सी अक्सरियत की हामिल हुकूमत को तिगनी का नाच नचा सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राजा रियाज के बजाय इमरान खान साहब खुद अपोजिशन लीडर होते। महंगाई, बेरोजगारी, हुकूमती नाहली, अवामी मसाइल, लाकानूनियत, दहशत गर्दी, गर्ज हुकूमत की हर नाहली पर हुकूमत को आड़े हाथों ले सकते थे। खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को भरपूर तरीके से उजागर कर सकते थे पब्लिक के अंदर। और सबसे अहम तरीन बात, नैब चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री, जजेस की तकर्रियाँ, सब कुछ इमरान खान साहब की मुशावरत से ही हुआ होता। और इससे भी अहम बात कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान के बजाय उनके किसी अपने शख्स के पास होती, उनके किसी अपने मेंबर के पास होती, और फिर इस सब के बाद हुकूमत के लिए मामूली सी कानून साजी भी मुश्किल तरीन मरहला हो सकती थी। फिर बजट मंजूर कराना भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल तरीन बजट होता, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती, कौमी असम्बली की मुतादिद कमेटियां उनके अपने हाथों में होती, और फिर सबसे अहम तरीन बात कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डंका बजता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी होती, और फिर 2023 इंतखाबात का मरहला आता तो निगरान हुकूमतें, विफाक, पंजाब और केपी, सभी इलाकों की जो निगरान हुकूमतें थी वो इमरान खान साहब की मुशावरत से ही बनती, और आज वो सिस्टम के सबसे ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर सामने होते। हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत उरूज पर गई। कोई सोच भी नहीं सकता था
کہ عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد عمران خان صاحب مقبولیت کی اس پیک پر پہنچ جائیں گے کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ خان صاحب اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کریں تو ووٹ اسی کو ہی پڑے گا. لیکن آج سینیریو یہ بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ آج ان کا ساتھ رہنا، عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل ترین بنتا جا رہا ہے. اور 9 مئی کے واقعات، جو کچھ ہوا 9 مئی کو، عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، ظاہر ہے حکومت کا اپنا ایک موقف ہے، اس پر ظاہر تحقیقات بھی ہونی ہے. لیکن جو کچھ بھی کیا، اگر خان صاحب کا 1 منٹ کے لیے موقف مان بھی لیا جائے، جو ان کا سٹانس ہے کہ بھائی ہمارے لوگ نہیں تھے، یا پھر مسلسل بدلتے بیانات تھے، پہلے کہا ہمارے لوگ نہیں تھے، پھر کہا بھائی مجھے رینجرز سے اٹھوایا گیا تو لوگوں کا رد عمل تو آنا ہی تھا. یہ سب کچھ ایک جواز بیسیکلی دیا گیا. اگر نہیں بھی تھے بہت سارے لوگ وہاں پر، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہ کچھ بیانات تھے، کچھ آڈیوز ہیں، کچھ اس طرح سے ویڈیوز کلپ سامنے آ رہے ہیں. تو کیا 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے اداروں کو، حکومت کو یہ جواز نہیں دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا وہ سیاسی جماعت ہے یا پھر وہ دہشت گرد تنظیم ہے؟ آج عمران خان صاحب کو مذاکرات کی بھیک نہ مانگنی پڑتی اگر سینیریو مختلف ہوتا. عمران خان صاحب تحمل سے کام لیتے، عمران خان صاحب بردباری سے کام لیتے اور مان لیتے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا، غیر آئینی کیا، سازش کی، اداروں نے سازش کی، امریکہ نے سازش کی، مان لیتے، بیانیاں وہی رکھتے. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کو اگر کنڈیمڈ کر لیتے، اس کو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے، جن جن جگہوں پر یہ واقعات پیش آئے وہاں چلے جاتے، شہداء سے، آرمی کی فیملی سے ظاہر کرتے، اظہار یکجہتی کرتے، پبلکلی ایک بیان دے دیتے، ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے، تو شاید آج سینیریو مختلف ہوتا. لیکن چیزیں اب کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور جو سیناریوز میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو غلطیاں میں نے خان صاحب کی آپ کے سامنے رکھی، وہ غلطیاں نہ کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. سب سے بڑی غلطی جو مجھے لگی اس وقت پورے پروسیس کے اندر، وہ اسمبلیاں توڑنا. ظاہر خان صاحب نے جو 2 صوبوں سے چلتی حکومت کو چلتا کیا، یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. اور خان صاحب کا ظاہر ایک سٹان سے اپنا ایک ظاہر بہت سارے انہوں نے جو لائرز ہیں، چوٹی کے جو ماہر قانون ہیں، ان سے مشاورت کی. انہوں نے کہا آئین کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ بھائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 3 مہینے کے اندر ہر صورت جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں. لیکن الیکشن ہوئے نہیں، سپریم کورٹ بھی بیچ میں آئی. ایون ایک مرحلہ ایسا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہر صورت آپ نے الیکشن کرانے، ادروائز کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. الیکشن کمیشن کو حکم دیا، حکومت کو حکم دیا. لیکن آج کا دن دیکھ لیں، الیکشن ہوتے ہوئے دور دور تک نظر نہیں آ رہے. پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو تو چھوڑ دیں، جو عام انتخابات اکتوبر کو ہونے ہیں، 2023 کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں آئینی اور قانونی طور پر، 66 دن غالباً باقی رہ گئے قومی اسمبلی کی 5 سالہ مدت پوری ہونے میں. اور کل پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ ابھی ہم نے سوچنا ہے، مشاورت کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ملک کو مزید ہنگاموں کی نظر کرنا ہے یا مستحکم کرنا ہے. بھائی پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے، الیکشن کرائیں، عوام میں جائیں. 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کر ایک مضبوط حکومت آئی جو کہ فیصلے کرے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کرے. بجٹ آنا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو ریلیف دے سکے. بہت سارے معاملات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی حکومت کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، جتنی بھی نااہلیاں رہی اوور دا ایئر، مہنگائی رہی، یہ جتنی یہ پکڑ دھکڑ رہی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن رہی، جتنے بھی مسائل رہے، پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کا سانحہ کر کے سب جو گورنمنٹ کی نااہلیاں تھیں اس پر پردہ ڈال دیا ہے. گورنمنٹ اب فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی بتائے. ان کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے 9 مئی.
नो डाउट, नो मई को जो कुछ हुआ, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत गलत हुआ, हमारे शोहदा की जिस अंदाज़ में बेहुरमती की गई, जिस अंदाज़ में जिना हाउस जलाओ घराव किया गया, वो काबिल मुज़म्मत है और ज़ाहिर है हमेशा उसे एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सियासी गलती थी। अब सवाल बहुत सारे हलकों में लोग पूछते हैं, ओवरऑल भी जाओ किसी प्राइवेट मीटिंग में, वो कहते हैं खान साहब का क्या है मुस्तकबिल, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। तो इस हवाले से उनका अंजाम क्या है किसी को कोई ख़बर नहीं है, आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट या बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले लोग या गवर्नमेंट के करीब रहने वाले लोग, उनको अगर सुनो वो कहते हैं कि हामिद मीर साहब गालिबन एक शो में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को इदराक ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि अगले आने वाले दिनों में खान साहब के साथ क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है और तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने इदारों के साथ टक्कर ली या ओवरऑल जो एक ज़ाहिर बयानिया है कि मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया या फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, जो ओवरऑल इल्ज़ामात हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब पूरी एक हिस्ट्री उठा कर देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फिर मोहतरमा ज़ाहिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का पूरा एक बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो उनका एक अंजाम क्या हुआ। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है और खान साहब को ये समझना होगा कि रियासत से आप टक्कर नहीं ले सकते। अब वो जब खुद हुकूमत में होते थे तो हमेशा कहते थे कि रियासत सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, उसके साथ आप टक्कर नहीं ले सकते। और हमेशा खान साहब अपने जलसे जुलूसों में इदारों को डिफेंड किया, उन्होंने फ़ौज को डिफेंड किया। और एक वक्त था जब ये मुस्लिम लीग नून वाले फ़ौज के हवाले से बयानात देते थे तो इमरान खान साहब का एक स्टांस होता था, वो कहते थे कि ये दुश्मन के बयानिए को इससे तक़वियत मिलती है। अब जो कुछ कह रहे हैं ये तो दुश्मन कहता है। और जो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के बयानात होते थे उस पर पूरा आकर डिफेंड करते थे अपने इदारों को, अपनी फ़ौज को। तो आज सवाल ये है कि गवर्नमेंट से जाने के बाद खान साहब वही हरकत क्यों कर रहे हैं, वही चीज़ें क्यों कर रहे हैं जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून करती थी और आप उसको कंडेम करते थे। ज़ाहिर इदारों के साथ टकराओ किसी के मुफाद में भी नहीं है, ना मुल्क के मुफाद में है, ना उनकी अपनी सियासत के मुफाद में है, ना ही आवाम के मुफाद में है। तो खान साहब को बैठ कर सोचना होगा कि आगे सिनारियों को किस तरह से लेकर चलना है। बहुत सारे कहने वाले ये कहते हैं कि शायद अभी भी उनके पास वक्त है कि वो अपनी तमाम तर माजी की जो कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, उसको एक्सेप्ट करें और उसको माफ़ी मांगें और उन लोगों से अलहदगी इख्तियार करें और बताएं कि वो जो कुछ भी हुआ उससे मुल्क को नुकसान हुआ, इदारों को नुकसान हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। उस पर ज़ाहिर पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करें उस दिन जो कुछ हुआ उसके ख़िलाफ़। तो शायद खान साहब के पास अभी भी वक्त है। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज रिहा हो गए, उन्होंने मीडिया टॉक की तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इमरान खान साहब को गुड बाय कहने वाले हैं, लेकिन हमने देखा कि बड़ी मुख्तसर उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने ये कहा कि मैं खान साहब से मुशावरत करूंगा और उसके बाद मुफस्सल मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। और यार कहने वाले कह रहे हैं शायद एक मैसेज लेकर जाएंगे खान साहब के पास, माइनस इमरान की बड़ी बाज़ गश्त है और शायद इमरान खान साहब को ये यकीन दिलाने की या इस बात पर कायल करने की कोशिश होगी कि वक्ती तौर पर अगर आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन अगर खान साहब ज़िद पर रहते हैं और अपनी अना पर अभी भी कायम रहते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और भी मुश्किल पेश आ सकती है। लाइक बहुत सारे और लोग भी उनको छोड़कर जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद वो आज खान साहब को गुड बाय कर देंगे, लेकिन अभी तक वो खड़े हैं। देखना यह कब तक खड़े रहेंगे, खान साहब से मुशावरत करेंगे फिर वापस आएंगे, फिर देखना है कि खान साहब आगे से क्या सिनेरियो जो है वो पेश करते हैं। अच्छा, खान साहब वैसे ये कह भी चुके हैं कि मेरे बाद जो लीड करेगा पार्टी को वो शाह महमूद कुरैशी होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब संभालना है इमरान खान साहब के बाद। शायद यही वजह है कि 1 महीने से वो जेल में मौजूद हैं, दुश्वारियाँ और सज़ाएं भी काट रहे हैं
اور لیکن اپنے جو ایک سٹینڈ ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت سارے دیگر لوگ پاکستان تحریک انصاف، پرویز خٹک جن کے بارے میں شاید کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پرویز خٹک صاحب بھی